स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक होगा शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट 2। शिक्षा मनोविज्ञान जो था वो पार्ट 1 हम वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहाँ प्ले लिस्ट मिलेगा। प्ले लिस्ट में आप बहुत से CDP के वीडियो, EVS के वीडियो आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा होली का खुमारी है, कल होली समाप्त हुआ है। उम्मीद करते हैं आप भी अपनी होली बहुत अच्छे से मनाए होंगे, पूरे परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। थोड़ा सा गला फंसा हुआ है। तो आज का टॉपिक है शिक्षा व मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई शुरू से अंत तक। ये टॉपिक ऐसा है कि थोड़ा सा समझने में आपको कठिनाई अभी तक होती होगी, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई एकदम ईजी वे में, ईजी तरीके से आपको बताएंगे, फिर आप कभी फिर नहीं भूलिएगा। तो शिक्षा व मनोविज्ञान, तो हम लोग शिक्षा देख ही लिए। मनोविज्ञान का इसमें हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ, अर्थ मनोविज्ञान का जन्म, अर्थ में क्रमशः परिवर्तन कैसे हुआ और इसका परिभाषा क्या है। और फिर शिक्षा व मनोविज्ञान में ये दो टॉपिक होगा इस वीडियो में, और एक वीडियो में शिक्षा का अर्थ व परिभाषा हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए मनोविज्ञान का अर्थ हम लोग देखते हैं। देखिए पहले क्या था, पहले थोड़ा सा एक मतलब कहा जाए कि इतिहास के रूप में इसको देखें हम लोग। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति जैसे भी हुई है ये तो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि जब मनुष्य की उत्पत्ति आदि मानव के रूप में था, जब मनुष्य आदि मानव के रूप में जीता था, तो और हम लोग इतिहास में पढ़े भी हैं, जानते भी होंगे कि मनुष्य जानवरों की तरह रहता था। यानी खाना मिला, पेट भर गया, गाछ पेड़ पर जो है सो गया, आराम कर लिया। यानी एक जानवर भोजन की खोज में दिन भर रहता था, पेट भर गया, रात में सो लिया। और जानवरों के साथ कोई एक सामाजिक नहीं था, सोशल एनिमल नहीं था। मनुष्य एक एनिमल के तरह था, सामाजिक नहीं था उसमें। तो अब ये लोग जो सोते थे, और हम लोग जानते हैं कि सपना जो है ये तो जरूर देखता होगा। यानी इसकी कोई अपनी भाषा नहीं थी, इसका कोई कल्चर नहीं था, इसका कोई समाज नहीं था, इसका कोई परिवार नहीं था, बस जानवरों की तरह जीते थे। लेकिन मनुष्य सपना जरूर देखता था। ये मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय भी लोग दिन भर के गतिविधि में लिप्त होने के बाद हम लोग भी क्या, हम वही सपना देखते हैं। जो चीज़, जो वर्ड या जो गतिविधि हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड होता है, आप इस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा कि देखिएगा कि आप सपना कोई देखे हैं तो फिर आप सोचिएगा कि हम इसके बारे में दिन में कब क्या कैसे सोचे थे, किनसे मिले थे, या जो भी है वो रिलेटेड होता है और उसी चीज़ का सपना होता है। तो ये लोग भी दिन भर भाग दौड़ करते थे भोजन की तलाश में, तो ये लोग भी सपना देखते थे। और सपना देखने के बाद जो है ना, इसके अंदर चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति आने लगा धीरे धीरे। और जैसे ही इसके मस्तिष्क में चिंतन और कल्पना शक्ति आने लगा, तो वहीं से इसके अंदर, वहीं से मनोविज्ञान कहा जाता है कि शुरू हो गया। और मनोविज्ञान शब्दों पर यदि जाएं तो मन और विज्ञान दो चीज़ से जुड़ा हुआ, एक मन और दूसरा विज्ञान। यानी मन का विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। ये मोटा मोटी अर्थ है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग काल में ये बदलते रहा। आत्मा का विज्ञान, ये आत्मा का विज्ञान मानने वाले जो हैं प्लेटो, अरस्तु, डकार्ते, प्लेटो, अरस्तु, डकार्ते, ये तीन ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो दार्शनिक थे। उस समय क्या था, मनोविज्ञान दर्शन का ही एक भाग था, ये स्वतंत्र रूप से कोई विषय था नहीं। तो इन मनोवैज्ञानिकों का मानना है, प्लेटो, अरस्तु और डकार्ते का मानना है कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ सोल। अब देखिए ये तो कह दिया कि ये आत्मा का विज्ञान है। अब यदि इसके इंग्लिश पर जाएं तो इसका इंग्लिश होता है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। और ये साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी, साइकी और लोगस, साइकी और लोगस। देखिए ये ग्रीक भाषा है। ये कौन सी भाषा है, यूनानी भाषा है।
जिसको ग्रीक भी कहते हैं। यूनानी, ये अंग्रेजी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के साइकी और लोगस शब्द से बना हुआ है, और ये साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो इस तरह शब्द की उत्पत्ति से, यानी साइकोलॉजी शब्द जो है इसका व्युत्पत्ति साइकी और लोगस से हुआ है, जिसका अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपको कि निम्नलिखित में से किसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है? कहा है तो ये तीनों में से कोई रहेगा। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि निम्नलिखित में से किसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं कहा है, तो ये तीनों को छोड़कर हो गया। तो इस तरह जो है यूनानी दार्शनिक लोग, ये लोग यूनानी थे, यूनानी दार्शनिक लोग क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। दूसरा है कि इसको मस्तिष्क या मन का विज्ञान कहा गया। ये मध्य युग में जो है पोम्पोनाजी इटली के थे, ये दार्शनिक, ये भी दार्शनिक थे। और ये पोम्पोलोजी इटली, इसका मानना है कि मस्तिष्क का यानी मन का विज्ञान है, यानी यहीं से इसका नाम पड़ गया मनोविज्ञान। यानी हमारे मस्तिष्क में जो गतिविधि चलती है, सोचना, तर्क करना, विचार करना, कल्पना करना, ये सब क्या है? मन है। और इसी हिसाब से जब मन मेरा सोचता है, मन मेरा चिंतन करता है, मन मेरा कल्पना करता है, तो इसी को इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी कहता है क्या? कि ये मन का विज्ञान है। देखिए ये बदल रहा है। ये प्राचीन काल में क्या था? आत्मा का विज्ञान, और जैसे ये मध्य युग आया तो मस्तिष्क या मन का विज्ञान हो गया। तीसरी बात है चेतना का विज्ञान। चेतना का, ये 16वीं शताब्दी में इसको कहा साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये चेतना का विज्ञान, इसके समर्थक कौन है? वाइब्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंड और जेम्स सल्ली। देखिए चेतना क्या है? हालांकि ये धारणा भी बाद में गलत हो गई। चेतना क्या होती है कि बाद में सिगमंड फ्राइड ने कहा कि चेतना जो है 3 तरह का होता है, एक चेतन मन, एक अर्धचेतन और एक अवचेतन। कि हम दिन भर के गतिविधि में कुछ करते हैं, मान लिया जाए कि हम सोचते हैं, हम वही चीज़ करते हैं, जो चीज़ देखते हैं हम वही चीज़, मतलब हमारे मस्तिष्क में किसी न किसी तरह से हमारे गतिविधि जुड़े रहते हैं और वो कहीं न कहीं याद रहता है। जैसे कह सकते हैं कि मान लिया जाए कि कल होली थी, कल होली खेले थे हम लोग, तो कल किन किन दोस्तों से मिले थे, कौन कौन जो है ना एक नई एक्टिविटी हो गई, कौन कौन से जो है ना एक अजूबा चीज़ हो गया। तो इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं जो याद रह गया आपको, तो वो चीज़ क्या है कि चेतन। और तो इसी को बाद में सिगमंड फ्राइड ने क्या किया कि चेतन का जब डिफाइन किया तो 3 तरह का बता दिया। तो फिर बाद में ये धीरे धीरे ये धारणा भी गलत हो गई, समाप्त हो गई। लोगों का मानना ये नहीं था कि सिर्फ चेतना का ही विज्ञान है, मनोविज्ञान ऐसा नहीं है। तो इसके समर्थक याद रखिएगा वाइब्स, विलियम जेम्स, विलियम वुंड और जेम्स सल्ली। तो यानी चेतना का विज्ञान मानते हैं। चौथा है व्यवहार का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ बिहेवियर। ये 20वीं शताब्दी का सबसे सटीक, सबसे ऑथेंटिक परिभाषा, यानी कहा जाए, माना जाए, अर्थ इसको माना जाए तो व्यवहार का विज्ञान। यानी हम जो व्यवहार करते हैं, हम जिस तरह का बिहेव करते हैं, वही व्यवहार हमारा क्या है? मनोविज्ञान है। तो इसके समर्थक हैं वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, क्रो एंड क्रो और भी बहुत सब है। तो यहाँ से आपको ये मेन है, ये याद रखना कि मस्तिष्क या मन का विज्ञान किसने कहा, दूसरी बात चेतना का विज्ञान किसने कहा, और फिर जो है आत्मा का विज्ञान। ये वाला तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मा का विज्ञान, ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो व्यवहार का अध्ययन, इसके संदर्भ में कुछ मनोवैज्ञानिक का प्रसिद्ध परिभाषा है वाटसन का था मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यानी हम जो व्यवहार करते हैं, हम लोग नहीं समझते हैं कि कोई आदमी किस तरह का व्यवहार करता है, हम कुछ लॉजिक लगा लेते हैं कि वो आदमी इस तरह का होगा, इस तरह का सोचता है। आप देखिएगा कि जो भी मानसिक डॉक्टर होते हैं, मस्तिष्क से संबंधित डॉक्टर होते हैं, वो आपके एक्टिविटी को नोटिस करता है कि आप ऐसा करते हैं तो आपका इससे लिंक होगा, इस तरह का जुड़ा हुआ होगा। तो यानी मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का निश्चित विज्ञान। स्किनर कहता है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। यानी आपका
आप जिस तरह का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और उस अनुभव के आधार पर आप अपना व्यवहार जैसा कर रहे हैं, वही आपका मनोविज्ञान होगा। तो यहाँ से जितने भी हैं देखिएगा कि ये व्यवहार शब्द को जोड़कर परिभाषा दिए हैं, क्रो एंड क्रो, गैरिसन व अन्य भी। देखिए मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। किससे है? मानव व्यवहार से। यानी मानव का व्यवहार ही क्या है? मनोविज्ञान है, यानी संबंध है। क्रो एंड क्रो, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंध, यानी आप हम लोग मानव हैं तो हमारा व्यवहार और हमारा संबंध दोनों किससे जुड़ा हुआ है? मनोविज्ञान से, यानी उसका अध्ययन हम कर रहे हैं तो मनोविज्ञान हो गया। मन भी एक मनोवैज्ञानिक है, उसका भी मानना है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यानी कोई भी मनुष्य, यानी हम लोग इस मनोविज्ञान में भी पढ़ते हैं कि बच्चे हर अवस्था में अलग अलग कहें कि व्यवहार करता है, तो उस व्यवहार का खोज करेंगे वैज्ञानिक रूप से, तो क्या होगा? यही मनोविज्ञान है। तो प्रसिद्ध परिभाषा है, ये सब फेमस परिभाषा है। अब शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़कर देखेंगे हम लोग। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें शिक्षा संबंधी, अब देखिए मनोविज्ञान तो था ही, अब यहाँ पर शिक्षा जोड़ दिए तो शिक्षा मनोविज्ञान हो गया। यानी वैसा मनोविज्ञान का वह क्षेत्र या वह सब्जेक्ट या वह विषय जिसमें शिक्षा संबंधी समस्याओं का विवेचन, यानी शिक्षा से रिलेटेड कोई समस्या है उसका विवेचन करेंगे, विश्लेषण करेंगे और समाधान पर चिंतन करती है, तो वो क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपके क्लास में शिक्षा से संबंधित जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि आप बच्चों को कैसे सोच सकते हैं, बच्चों के बारे में कैसे सोच सकते हैं, बच्चे कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, बच्चे किस अवस्था में किस तरह का चिंतन करते हैं, बच्चे अलग अलग अवस्थाओं में उसकी आवश्यकताएं क्या क्या है। तो इस तरह शिक्षा का जो जटिल प्रश्न है, यानी शिक्षा में हम यदि कहें कि विवेचना करें, विश्लेषण करें और उसी शिक्षा पर चिंतन करते हुए हम बात करेंगे, तो ये क्या हो गया? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत स्किनर ने निम्न तथ्य बताए हैं। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से तथ्य हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि ये स्किनर तो दे के नहीं देगा, लेकिन ऐसे रहेगा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से तथ्य नहीं पाए जाते हैं या पाए जाते हैं, इस टाइप का रहेगा। तो इसका केंद्र मानव व्यवहार है। यानी हम यदि शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो इसका सेंटर में कौन होगा? मानव व्यवहार होगा, मनुष्य का व्यवहार होगा। अब किसी जीव जंतु का तो व्यवहार का अध्ययन वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं कर सकते। मनोविज्ञान के अंतर्गत दूसरे जीवों का हम कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे तो इसके केंद्र में कौन रहेगा? मानव व्यवहार। यह खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या है कि जितने भी खोज हुए, रिसर्च हुए, ऑब्जर्व हुए, तो इसी का क्या है? एक कलेक्शन है। कोई भी डाटा का कलेक्शन क्या है? कि शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान में यानी इसमें संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जा सकता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है, जो भी हम सिद्धांत को खोजें, अब जैसे कि देखिए पियाजे है, वाइगोत्स्की है, कोहलबर्ग है, कोहलर है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, इन सभी ने क्या किया है कि ये सिद्धांत अपना दिए, शोध किए, रिसर्च किए और फिर जाके क्या किए? उसको शिक्षा मनोविज्ञान से जोड़ते हुए शिक्षा के समस्याओं को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे है, इसने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि हम जो समस्याओं में घिरे रहते हैं, यानी कोई बालक पढ़ने लिखने सीखने में, बोलने में, समझने में यदि वो कठिनाई है उसके सामने, तो उसी समाधान का क्या है कि एक पद्धति का खोज किया गया है और उस पद्धति के हिसाब से हम करते हैं। जैसे खेल विधि से पढ़ाना, कहानी विधि से पढ़ाना, ये क्या है कि इंटरेस्टिंग बनाना, ये सब इसी चीज़ का है शिक्षा मनोविज्ञान का। आगे है, इसके सिद्धांत और पद्धतियां शैक्षणिक सिद्धांतों और प्रयोगों को आधार प्रदान करते हैं। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के जो भी सिद्धांत हुए हैं, जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं, जो भी प्रयोग हुए हैं, वो क्या कर रहा है कि शैक्षणिक सिद्धांत, अब सीखने पर, पढ़ने पर, शिक्षा प्राप्त करने पर जो भी सिद्धांत है, प्रयोग है, वो क्या है? इन्हीं शिक्षा मनोविज्ञान का बेस तैयार करता है, इसके बगैर नहीं होता है।
आगे है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ उद्देश्य हैं, यहाँ से भी प्रश्न रहता है कि निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से उद्देश्य हैं या कौन से नहीं हैं, इस तरह का रहता है। अब बार तो सीटेट में देख ही रहे थे कि किस तरह कुट का प्रश्न दे देता है, दो ए बी में दे देता है, कथन ए सही है बी गलत है, ए बी दोनों सही है, ए कथन बी का पुष्टि करता है, इस तरह का प्रश्न रहता है। जब हार्ड होना होता है, हार्ड करना होता है, तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य की बात करें तो सिद्धांतों की खोज तथा तथ्यों का संग्रह करना। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है कि कोई भी सिद्धांत का खोज करेंगे और फिर उस तथ्य का यानी डाटा का कलेक्शन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना, यानी कोई बालक है तो उसका पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो, उस पर यह क्या करता है, विकास करने का काम कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करता है। शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करना, कोई भी बालक, जब हम शिक्षा मनोविज्ञान को ही नहीं जाने एक शिक्षक होकर शिक्षक के रूप में, तो हम बच्चों को उसके कार्य में, शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान नहीं कर सकते। तो यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करता है। आगे शिक्षण विधियों में सुधार करना। शिक्षण विधियों में अब देखिए आप लोग देखे होंगे कि पुराने ढर्रे से जो है पढ़ाई या पढ़ने का तरीका कि गुरुकुल में होता था, जंगलों में होती थी पढ़ाई, उसके बाद फिर झोपड़पट्टी में होने लगा, फिर जो है इस तरह। और अभी का आप देख लीजिए कि किस तरह से शिक्षण विधि में, और उस समय क्या होता था कि इकट्ठे, बड़ा हो छोटा बच्चा हो, सब एक साथ में इकट्ठे बैठा दिया जाता था। हम लोग खुद पढ़े हुए हैं कि स्कूल है, स्कूल का एक क्लासरूम था, उसी में एक धारी में 1 क्लास का, दूसरे धारी में 2 क्लास का, तीसरे में, इस तरह कर करके बैठाते थे। तो ये क्या है कि शिक्षण विधि है एक तरह से, यदि तो ये शिक्षण विधि गलत था, ये गलत था, शिक्षण तरीका गलत था। तो यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, इसके विधियों में सुधार करना है कि बच्चे कैसे सीखे, बच्चे पढ़ने से कैसे नहीं डरे, बच्चे पढ़ने में कैसे इंटरेस्ट ले, तो ये शिक्षण विधि में सुधार करता है। आगे है शिक्षण उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति। अब शिक्षण का जो उद्देश्य है, हम पढ़ें और हमारा उद्देश्य ही नहीं हो, हमारा लक्ष्य ही नहीं हो, तो ये पढ़ाई भी बहुत कुछ मायने नहीं रह जाता। तो यानी क्या करता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति करता है। आगे है बालकों की बुद्धि, ज्ञान और व्यवहार में उन्नति। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का काम क्या है कि बालकों की बुद्धि हो जाए, ज्ञान हो जाए, व्यवहार हो जाए, इस सब में प्रोग्रेस करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। और बच्चों में ये विश्वास भी दिलाना है कि पढ़ने से, शिक्षा मनोविज्ञान का काम है बुद्धि, ज्ञान और व्यवहार की उन्नति करने के लिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस तैयार करना, कॉन्फिडेंस देना। आगे है बालकों के प्रति निष्पक्ष एवं सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता देना। देखिए ये बहुत बड़ा है। पहले क्या होता था कि पढ़ाई होती थी, शिक्षक की बच्चों के भावनाओं को नहीं समझते थे, होमवर्क दिए नहीं बना पाए कूट दिए। तो ये चीज़ अब नहीं होता। अब क्या होता है कि उसके प्रति आपको निष्पक्ष सोचना होगा, सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण, यानी एक दोस्त के रूप में, एक गार्जियन के रूप में आप उस तरह से उसको खेल खेल में सिखाना है कि उसको पढ़ना बोझिल न लगे, बोझिल न लगे। तो ये सहायता देना होगी। अगला है सामाजिक संबंधों को अच्छी तरह से समझने में सहायता देना। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है कि सामाजिक संबंधों को अच्छी तरह से बच्चा समझे। मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षण की समस्याओं के समाधान में सहायता देना। यानी कोई अब समस्या है तो उस समस्या का समाधान कौन करेगा, शिक्षा मनोविज्ञान करेगा। तो ये भी उद्देश्य है। शिक्षक को छात्रों के व्यवहारों को समझने में सहायता। यानी शिक्षा मनोविज्ञान आप नहीं जानते हैं तो आप बच्चों के व्यवहार को भी अच्छे से नहीं जान पाएंगे, और बच्चों के व्यवहार को नहीं जान पाएंगे तो फिर आप उसको अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे, और अच्छे से विद्यार्थी भी, छात्र भी नहीं पढ़ पाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, ये इसका क्षेत्र बहुत बड़ा व्यापक है, और जब आप पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान तो देखिएगा कि इसमें कई चीज़ों का अध्ययन होता है। इसका विस्तारित यानी व्यापक क्षेत्र है, इसका एक तरह से कह सकते हैं। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एकदम एक एक करके बताएंगे, गौर से देखिएगा, समझिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसका मतलब आपको आपके लिए कामयाबी हो सकता है। तो आने वाला JTET हो, CTET हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो मिलते रहे। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, मानव का विकास। मानव का विकास आप देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ते भी हैं, आपका सिलेबस में भी होगा कि शिशु
का विकास जो है गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है और चलते रहता है। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं कि बाल विकास पढ़ते हैं, यानी मानव विकास पढ़ते हैं कि मनुष्य का विकास कैसे होता है गर्भावस्था से लेकर, हालांकि आपके सिलेबस में किशोरावस्था तक ही है, बच्चे को पढ़ाना आपको किशोरावस्था तक ही है, तो इसलिए मानव का विकास। अब मानव के विकास में कई चीज़ें, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामवेगिक हो गया, नैतिक हो गया, चारित्रिक हो गया, तो ये कई चीज़ों का मानव विकास का हम लोग अध्ययन करते हैं किसमें, शिक्षा मनोविज्ञान में। दूसरा व्यक्तित्व विभिन्नताएं, व्यक्तित्व विभिन्नताएं क्या है कि हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग रहता है। आप कभी भी देखिएगा दो व्यक्ति समान नहीं होता है, उसका शारीरिक रूप से कटिंग हो, देखना हो, रंग हो, कद काठी हो, इसके आधार पर वो फिर डिफर हो जाता है, अलग हो जाता है, विभिन्न हो जाता है। फिर जाके बौद्धिक रूप से किसी में एक ही, यदि जुड़वा बच्चे भी हैं तो बुद्धि के रूप में एक तेज हो जाता है, एक उससे कम हो जाता है, कुछ न कुछ विभिन्नताएं हो जाती है। और इसी विभिन्नताओं को जानना है कि व्यक्तित्व विभिन्नताएं कैसे होती है, ये शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। व्यक्तित्व और समायोजन, यानी जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट, यानी बच्चे कैसे समायोजित करते हैं अपने आप को, मनुष्य कैसे समायोजित करते हैं अपने आप को, और फिर उसका पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो, तो इन सभी चीज़ों का भी मनोविज्ञान का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग, अब मनोवैज्ञानिक जितने भी प्रयोग करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, कई प्रयोग करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे कैसे विकास करते हैं, तो जितना भी चीज़ है वैज्ञानिक प्रयोग होता है उस पर, तो ये भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। मापन तथा मूल्यांकन एक टॉपिक ही है आपके सिलेबस में, चाहे वो सी-टेट हो, बहुत बड़ा सिलेबस, अच्छा सिलेबस है, यहाँ से कई प्रश्न अगली बार पूछे भी हैं इस बार। सी-टेट हो, जे-टेट हो, बी-टेट हो, यूपी-टेट हो, रीट हो, सब में मापन तथा मूल्यांकन से देता है। तो इसके संबंध में एक वीडियो हम अलग से विस्तार पूर्वक हम बनाकर डाल देंगे, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो मापन, बच्चों का हर चीज़ का मापन, उसका शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, नैतिक हो, चारित्रिक हो, बच्चे का कैसे हम मापन और मूल्यांकन करेंगे, किस तरह से वो अपने आप को विकसित कर रहा है, कितना सीखा, कितना समझा, तो उसके आधार पर मापन तथा मूल्यांकन, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। अध्ययन विधियां, हम यदि कोई चीज़ पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो जो शिक्षण विधियां या अध्ययन विधियां हैं, ये क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला है पाठ्यक्रम निर्माण, हम सिलेबस तैयार करते हैं, हम करिकुलम तैयार करते हैं बच्चों के लिए, शिक्षा मनोविज्ञान को नज़र में रखते हुए, मतलब दायरे में रखते हुए। ऐसा नहीं कि 1 क्लास का बच्चा हम 5 क्लास का दे दें मैथ या फिर कोई चीज़, तो वो उसके लायक सिलेबस नहीं होगा। तो पाठ्यक्रम का जो निर्माण करते हैं, ये भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। मानसिक स्वास्थ्य, यानी मानसिक स्वास्थ्य के रूप में भी शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है कि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य मंद है या तीव्र है या फिर मध्यम है या फिर किसी रूप से मानसिक विक्षिप्त हैं या फिर विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं, वो वाला टॉपिक भी आपको हम बनाकर डाल देंगे। अधिगम मतलब होता है सीखना, बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, तो ये सारा मानव विकास का क्षेत्र में आ जाता है। आगे है शिक्षा मनोविज्ञान में निम्न बातों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या हम लोग अध्ययन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका सीधे सीधे रहेगा और आप यहाँ आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें क्या है, किस चीज़ का हमको अध्ययन करते हैं हम लोग, अध्ययन किया जाता है, ये गैरिसन व अन्य इसको बताते हैं कि बालकों की विशेष योग्यताओं का, कोई भी बालक में कोई स्पेशल टैलेंट है तो उस स्पेशल टैलेंट का हम लोग अध्ययन करते हैं, बालकों की विशेष योग्यताओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा है रुचियों व अरुचियों का। अब जो बालक होते हैं, आप देखिएगा आपके घर में ही 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चे की रुचि पढ़ने में हो जाएगी, दूसरे की नहीं होगी। एक बच्चे का खाने में, यानी खाने का ये चीज़ खाएगा, ये चीज़ नहीं खाएगा, वो चीज़ खाएगा, वो चीज़ नहीं खाएगा, ये खेल खेलेगा। आप देखिएगा कि जो लड़कियां होती है उसका खेल का अलग हो जाता है रुचि, और लड़के होते हैं उसकी रुचि अलग हो जाती। तो क्या रुचि किस अवस्था में, कौन से लिंग में
किसकी रुचि किसमें है, किसकी रुचि किसमें नहीं है, तो इसका अध्ययन हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। वंशानुक्रम व वातावरण का, यानी वंशानुक्रम वातावरण कि बच्चों का विकास वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, ये वाला कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। इससे संबंधित आपको जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो भी मिल जाएगा, ये आपका सिलेबस में भी है, वहाँ आप डिटेल से देखिएगा, बहुत अच्छे से हम बताए भी हैं। वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन हम किस में करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। प्रेरणाओं व मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। प्रेरणा यानी मोटिवेशन, बच्चे को कहाँ से मोटिवेट होते हैं, कहाँ से मोटिवेट होता है बच्चा ताकि वो कुछ करता है, कुछ सीखता है, कुछ चाहता है, तो प्रेरणा यानी मोटिवेशन। मूल प्रवृत्ति क्या होता है कि हर जीव की अपनी अपनी मूल प्रवृत्ति होती है, और यदि मनुष्य ही है तो मनुष्य के बच्चे की हर अवस्था का मूल प्रवृत्ति अलग अलग होता है। आप देखिए मूल प्रवृत्ति क्या होता है कि यदि हम और आपको, मुझको और आपको यदि नींद लगे तो आपकी प्रवृत्ति क्या है, मेरी प्रवृत्ति क्या है कि एक तैयारी के साथ सोएंगे, अपना बेड सीधा कर लिए, फिर जाके मच्छरदानी लगाए तब सोए। लेकिन बच्चे को नींद लगेगी तो क्या करेगा वो कि वो जहाँ तहाँ सो जाएगा, गोद में है तो गोद में ही सो जाएगा, यदि वो कुछ खा रहा है तो खाते खाते सो जाएगा। तो ये बच्चे की मूल प्रवृत्ति है। तो हर जीव की अपनी अपनी मूल प्रवृत्ति होती है। और एक चीज़ दूसरी बात कि देखिएगा कि बच्चे का कहीं पर भी सो जाना, कहीं पर भी टॉयलेट कर देना, कहीं पर भी जाके गंदा में खेलना, ये सब मूल प्रवृत्ति है। तो हम इसी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं कि मूल प्रवृत्तियों का भी अध्ययन करते हैं। आगे विकास की अवस्थाओं का अध्ययन, यानी विकास की अवस्था, ये तो आपका टॉपिक ही है कि गर्भावस्था हो गया, शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया। तो यानी मनुष्य के हर अवस्थाओं का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। विकास के आयामों का अध्ययन, विकास के आयाम कई होते हैं, जैसे कि शारीरिक हो गया, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, चारित्रिक, नैतिक, ये सब क्या है कि विकास का आयाम। तो बच्चे का शारीरिक विकास कैसे करता है, किस अवस्था में करता है, कितना करता है, मानसिक रूप से भी कैसे करता है, अलग अलग अवस्थाओं में मानसिक विकास भी अलग अलग होता है, सांवेगिक विकास भी अलग अलग होता है। सांवेगिक क्या हुआ, संवेगों का विकास, यानी जैसे कि डर हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गया, ये सब क्या है एक तरह से जाके आपका संवेग है। तो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग विकास होता है। तो विकास के आयामों का भी अध्ययन किसमें करते हैं हम लोग, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, जो पीछे भी बताया आपको कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्यों भिन्न हो जाता है, इसका कारण होता है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के अंतःक्रिया के फलस्वरूप हो जाता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। विशिष्ट बालकों का अध्ययन करते हैं हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में। विशिष्ट बालक किसको कहते हैं, जैसे कि कोई भी बालक सामान्य बालक से जब वो ज़्यादा या कम हो जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग विशिष्ट बालक। जैसे कि तीव्र बुद्धि वाले बालक, जिसको प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, तो वो विशिष्ट बालक हो गया। मंद बुद्धि वाले बालक, तो ये हो गया विशिष्ट बालक। तो यानी सामान्य से जैसे उसमें कुछ ज़्यादा और कम होता है तो वो विशिष्ट बालक हो जाता है, और उसी का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। सीखने की क्रियाओं का अध्ययन, यानी कैसे बच्चे सीखते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं। जैसे कि सीखने की क्रिया की बात करें, अलग अलग अवस्था में बच्चे अलग अलग सीखने की वृद्धि दर यानी गति होती है। इसके अलावा ये भी कैसे पठन कौशल होता है, कैसे लेखन कौशल होता है, कैसे वाचन कौशल होता है, ये सभी चीज़ों का हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। शिक्षण समस्याओं का अध्ययन, यानी जो पढ़ाई में समस्या है, पढ़ने पढ़ाने में जो समस्या है उसका भी अध्ययन हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। शिक्षण का उद्देश्य जो बताया भी कि इसका उद्देश्य क्या है, उसका भी अध्ययन हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। आगे अनुशासन, बच्चों में कैसे डिसिप्लिन डेवलप होता है या कैसे उसको अनुशासित कर सकते हैं, कैसे उसको नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो इसका भी अध्ययन हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। पाठ्य निर्माण से संबंधित, अब देखिए कोई टॉपिक है, पाठ्य है, तो हम कैसे निर्माण करें कि बच्चे का मानसिक गतिविधि यानी मानसिक स्तर के अनुकूल हो जाए।
तो इन सभी चीज़ों का शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। ये बात कहा है गैरिसन व अन्य के हिसाब से है। ये याद नहीं रखना है कौन कहा है, लेकिन ये सब आपको जो है ना अध्ययन क्या क्या होता है ये याद रखना है, यहाँ से प्रश्न रहता है। तो ये था मनोविज्ञान से संबंधित वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो और पसंद भी आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।